जय हिंद दोस्तों। कई लोगों ने सवाल किया है कि स्मॉल बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सारे बैंक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँ क्योंकि बहुत सारे स्मॉल बैंक मार्केट में आ चुके हैं। तो लोग पूछते हैं क्या उसमें पैसा सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे बैंक डूब रहे हैं। बहुत सारे बैंक डूब रहे हैं। इसको लेकर लोगों में डर बैठा रहता है कि स्मॉल बैंक क्या है, और लगातार लोग खाता खोल रहे हैं क्योंकि स्मॉल बैंक में बहुत सारा फैसिलिटी दिया जाता है। जीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट खुल जाता है, घर पे आके उसके एग्जीक्यूटिव आपके अकाउंट खोल जाते हैं। इसके अलावा एफडी करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है, बाकी बैंकों से तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। आपका पैसा बहुत जल्दी डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इस लालच में भी लोग स्मॉल बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी की बात रही, लोग पूछते हैं कि सिक्योर है कि नहीं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये स्मॉल बैंक ये है क्या, किन लोगों ने खोला है, स्मॉल बैंक की जरूरत क्या पड़ी, जबकि अपने देश में इतने बड़े बड़े बैंक है, इतने बड़े बड़े सरकारी बैंक है, इतने बड़े बड़े प्राइवेट बैंक है, अच्छा चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा भी, उसके बाद भी लोग इतने स्मॉल बैंक क्यों खोल रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि स्मॉल बैंक तो छोटे लोगों के लिए हो सकता है गरीब के लिए, मजदूर के लिए। भाई उनके लिए भी पहले से बैंक है। ग्रामीण एरिया में जाएंगे तो बहुत सारे ग्रामीण बैंक मिल जाएंगे जो किसानों के लिए, गरीब मजदूर के लिए खुला हुआ है, जो बड़े बड़े बैंक के शाखा है। इसके अलावा आपको बता दूं बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक है। इसके बावजूद भी ये स्मॉल बैंक क्यों खुल रहा है। तो स्मॉल बैंक इसलिए खुल रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पूंजीपति लोग हैं जो इस बिजनेस में है, एनबीएफसी के बिजनेस में, मतलब लोगों को पैसा ब्याज पर देने के बिजनेस में है, या फिर फाइनेंस करने के बिजनेस में है। लेकिन उन्हें भी ग्रोथ करना है, उन्हें भी अपने आप को बैंक बनाना है, इसीलिए उन लोगों को बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत पड़ी। और बैंकिंग लाइसेंस लेने के लिए बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत है। तो पहले बैंकिंग लाइसेंस लेने के लिए छोटी पूंजी वालों को स्मॉल बैंक का ही लाइसेंस मिलता है। पहले तो एनबीएफसी, फिर स्मॉल बैंक, उसके बाद बैंक। तो ये स्मॉल बैंक में अधिकतर जो लोग हैं, आप देखेंगे, उसका बैकग्राउंड निकालेंगे, आप उसका कुंडली निकालेंगे, उसका इतिहास निकालेंगे, तो ज्यादातर स्मॉल बैंक, सभी की नहीं बात बोलो, लेकिन ज्यादातर अधिकतर स्मॉल बैंक का आपको वही लोग मिलेंगे, उसके जो मालिक है, उसके जो कमेटी में है, उसके जो फाउंडर है, वही लोग हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि होता क्या है गांव में नहीं देखते आप कि कोई व्यक्ति है ब्याज पे पैसा लगाता है, उसका दादा लगा रहा था, उसका बाप लगा रहा था, उसका बेटा लगा रहा था, उनका खानदानी ब्याज का ही काम रहता है। वो क्या करते हैं, हजारों से शुरू किए, लाखों में गए, लाखों से करोड़ों में गए, करोड़ों से अरबों में गए। भाई हर कोई चाहता है कि मैं ग्रोथ करूं। तो इसी तरह जिसका खानदानी ब्याज का धंधा था, एक तरह से समझ लीजिए फाइनेंस का धंधा था, जिनके दादा ने ब्याज पर पैसा लगाता था, उसका बाप लगाया, वो लगा रहा है, लेकिन वो ब्याज का काम चला गया, एनबीएफसी उन्होंने बना लिया, चला गया लाखों में, करोड़ों में चला गया। अब उनका शौक है कि इससे भी आगे बढ़ाऊं मैं, इसको 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000, 20,000 करोड़ में मैं इस बिजनेस को ले जाऊं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा गेम तो खेलना ही पड़ेगा बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो वैसे जो लोग थे ना, जिनकी पूंजी कैपिटल बहुत अधिक हो गई लेकिन काम उनका यही था, वो लोग क्या किए कि आरबीआई को ये कहा कि मैं तो बहुत बड़ा हो चुका हूं, मुझे एनबीएफसी का लाइसेंस दीजिए। तो वो लोग पहले क्या किए कि एनबीएफसी का लाइसेंस लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अधिकतर इन बैंकों में देखेंगे जो स्मॉल बैंक है, वो पहले क्या काम करता था, इससे पहले वो तो ब्याज का धंधा मैंने बताया। अभी हाल फिलहाल में उन्हें इससे बैंक में जाएंगे तो वो क्या करते थे कि ग्रुप लोन बना के महिलाओं को देते थे। गांव गांव में, गांव गांव में आप देखेंगे तो महिलाओं को जो ग्रुप बनाकर लोन मिलता है, जिसे ग्रुप लोन कहा जाता है, वो ग्रुप लोन देने का काम करते थे। ग्रुप लोन देना है, वसूलना है, देना है, वसूलना है। उनका नेटवर्क पूरे देश में हो गया। अब क्या हुआ, एनबीएफसी कंपनी उनकी बड़ी हो गई, तो क्या हुआ, उसके बाद उन लोगों की एक कीड़ा काटा कि अब तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग है, अब बैंक का दर्जा लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो क्या क्या हुआ, आरबीआई में उन्होंने अप्लाई किया, उनका क्राइटेरिया पूरा किया और बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो उनको उसके बाद स्मॉल बैंक का लाइसेंस मिला। तो वो लोग स्मॉल बैंक खोल लिए। सभी जितने भी एनबीएफसी ग्रुप लोन देने वाली थे आजकल, वो सारे स्मॉल बैंक होते जा रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं। जो नहीं हुए वो भी अप्लाई कर चुके हैं कि मुझे भी बनना है, स्मॉल बैंक का लाइसेंस लेना है। तो ये यही स्मॉल बैंक एक तरह से समझिए। तो वो ग्रुप लोन भी देते हैं, अब उसमें सेविंग अकाउंट भी खुलता है, सभी के ब्रांचेज बहुत सारे खुल गए, सेविंग अकाउंट खुलता है, करेंट अकाउंट खुलता है, एफडी होता है, सारे जितने जो बैंक में काम होते हैं सारे काम इस बैंक में होता है। सेम टू सेम देखा जाए तो पूरे सर्विस आपके बैंकों वाली ही मिलेगी। लेकिन इसके नाम के आगे स्मॉल बैंक क्यों लगा रहता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक या स्मॉल बैंक क्यों लगा रहता है, इसलिए कि अभी बड़े लेवल पर नहीं है, ये छोटे लेवल पर है। बहुत बड़े बड़े जो पूंजीपति होते हैं, बड़े बड़े व्यवसायिक आदमी होते हैं, वो लोग अभी इसमें अकाउंट नहीं डालते हैं। इसमें जो स्टार्टअप वाले लोग हैं ज्यादातर, वही लोग अपना अकाउंट डालते हैं। तो स्मॉल बैंक का ही काम है, स्मॉल कैपिटल है, तो स्मॉल बैंक का इन्होंने दिया। बहुत सारे स्मॉल बैंक ऐसे हैं जो क्राइटेरिया पूरा किए, और 2 4 5 ऐसे भी हो जो बैंक का दर्जा ले लिए, तो बैंक भी हो गए। अब सुरक्षा की बात करें, चाहे वो बैंक हो, चाहे स्मॉल बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, किसी बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक ही पैसा सुरक्षित रहता है।
अब यहाँ पे सवाल उठता है कि स्मॉल बैंक में पैसा सुरक्षित है कि नहीं। ये बात तो मैंने बता दी, सेम ही सुरक्षा है। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहा है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप 5 लाख रुपया के अंदर ही ट्रांजेक्शन करें, लेन देन करें या उसमें जमा करें। जो पैसा अगर बैंक में कुछ गड़बड़ी होता है, बैंक में कोई बैन लगता है, बैंक दिवालिया भी हो जाती है, तो आपका पैसा कम से कम 5 लाख रुपए तक सुरक्षित मिल सके। क्योंकि 5 लाख के ऊपर है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है पैसा का। लेकिन बड़े बैंक में गारंटी नहीं रहती है, लेकिन ये सिक्योरिटी होती है कि बैंक डूब नहीं सकता है, इतना तो गारंटी रहता है क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल होता है। लेकिन स्मॉल बैंक हो गया इस तरह का, तो इस बैंक का कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है कि ये बैंक में क्या हो सकता है। और गारंटी की रहे तो पैसा के 5 लाख रुपए तक आपका सिक्योरिटी रहता है। लेकिन उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन लेन देन अगर करते हैं तो अपने रिस्क पर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हाल ही में आप देख रहे हैं बहुत सारे बैंक, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक, छोटे छोटे बैंक सब डूब रहे हैं। कोई गड़बड़ी में पकड़े जा रहा है, दिवालिया हो रहा है, कोई अनियमितता में पकड़ा जा रहा है, किसी के पास एसेट्स कम होता जा रहा है। तो ये सारे चीजें आपको खुद ध्यान में रखना होगा। मैं किसी स्मॉल बैंक का पार्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे स्मॉल बैंक है। ये आपको अपना बुद्धि विवेक से सोचना है। ये नहीं कि आपका स्मॉल बैंक में अकाउंट है तो आपको बंद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, पैसा जमा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या सलाह दी है, जो लोग पूछते हैं, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि 5 लाख के अंदर ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप सेफ है। क्योंकि वो पैसा आपको कभी भी मिलता है। बैंक डूबने के कगार पे भी हो, चाहे गड़बड़ के कगार पे भी हो, या आरबीआई बैन भी कर दिया या फिर उस दिवालिया भी हो गया, तो 5 लाख रुपए तक आपका सिक्योर है। तो इसीलिए जितना तक सेफ है उतना ही रिस्क लेना चाहिए एक मिडिल क्लास आदमी को, एक गरीब आदमी को। बाकी जिनके पास पैसे हैं वो तो कितना भी जमा करे उनका डूब भी जाता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो जितना पैसा उसमें जमा कर चुके होते हैं उससे ज़्यादा वो लोन लेकर रखे होते हैं, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका 10 लाख रुपये उस बैंक में जमा है, पता चलता है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपये लोन ले रखा है इस बैंक में, तो उन्हें तो फायदा ही हो जाता है डूबने की स्थिति में। नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को। ये नहीं कि स्मॉल बैंक खराब है या फिर आपको बता दूं डूब जाएगी, लेकिन थोड़ा संभल संभल के स्मॉल बैंक में आप पैसा रखिए, रख सकते हैं रखिए। और ज़्यादा लालच मत करिए कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो सारा पैसा एक ही स्मॉल बैंक में डाल दिया जाए। आपके पास फंड्स है, आपको पैसे रखने हैं, आपके पास मान लीजिए 2 लाख रुपये आज के डेट में, आपको एफडी करना है। बहुत सारे लोग जाते हैं एक ही बैंक में 2 लाख रुपये एफडी कर देते हैं, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए। आप समझिए कभी भी आपके पास जितना भी पैसा हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, एक जगह एफडी मत करा करिए। आप कहीं पे कर रहे हैं, कोई स्मॉल बैंक में एफडी कर रहे हैं, आपके पास 2 लाख रुपया, एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ, ये 20 लाख भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस 2 लाखों में मान लीजिए कि तो आप जैसे कि 50,000 रुपया हमने स्मॉल बैंक में डाल दिया, 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, 8% इंटरेस्ट मिलता है। उसके अलावा हम 50,000 रुपया HDFC बैंक में डाल दिए, 50,000 रुपया हमने SBI में एफडी कर दिया, 50,000 रुपया हमने पोस्ट ऑफिस में एफडी कर दिया। चारों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। किसी का आपका 6% है, किसी का 7% है, किसी का 9% है, किसी का 10% है। इस तरह से इंटरेस्ट आपको चारों का अलग अलग कंबाइंड जब करेंगे आपको पता चलेगा कि अच्छा खासा आपका इंटरेस्ट रेट निकल रहा है। ये एक तरह का आपका पोर्टफोलियो बन गया कि आपका 2 लाख रुपया 4 बैंकों में 50-50 हज़ार रुपया चला गया और चारों जगह आपको अलग अलग इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन आप निश्चिंत हैं, आपको ये डर नहीं है कि मेरा सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। मान लीजिए चारों में से कभी किसी बैंक में, एक बैंक में गड़बड़ी हो सकती है, तो क्या है 5 लाख रुपए तक तो सिक्योर ही है, तो आपका पैसा कभी नहीं डूब सकता है। तो आप अपने पैसों को एक जगह कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। बैंक में ही रखना है तो 4 बैंक में रख दें। ये आपके पास लाख रुपया भी है तो आप 30-30 हज़ार करके, 30-30 हज़ार के 2 बैंक में, एक जगह 40,000 रुपया करके 3 बैंक में कर दीजिए, 2 बैंक में कर दीजिए 50-50 करके। लेकिन एक बैंक में, एक जगह आपके पास कम पैसा हो या अधिक पैसा हो, एफडी मत करिए, रिस्क उतना मत लीजिए। आज के डेट में रिस्क लेना बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगता है और आज के डेट में गंवाने में एक झटका भी नहीं लगता है। पैसे सारे आपके 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई स्मॉल बैंक ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही है। अंदर खाने से आपको बताऊं तो जिसकी स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही है, अच्छा खासा उनके उम्मीद के हिसाब से उन्होंने स्मॉल बैंक का लाइसेंस लिया, वैसा रिटर्न उनको नहीं मिल रहा है। इस पर आरबीआई ने पहले भी कई बार सलाह दिया है कि बहुत सारे स्मॉल बैंक है जिनको कहा गया है कि आप लोग आपस में मर्जर कर लीजिए, मर्जर करके बड़े बैंक बन जाइए। जैसे 3-4 बैंक मर्जर करके, आपने देखा होगा इससे पहले बहुत सारे सरकारी बैंकों का मर्जर कर करके बड़े बड़े बैंक बना दिए गए, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए आरबीआई ने कई बार सलाह दिया है कि आप छोटे छोटे बैंक हो मिलकर मर्जर कर लीजिए, एक बड़ा बैंक बन जाइए, ताकि लोगों को पैसे का नुकसान नहीं हो, कभी कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोग दिवालिया नहीं हो, आप लोगों की पूंजी की कभी कोई कमी ना हो। लेकिन मैंने आपको पहले बताया ये तो मालिकाना हक सभी का पर्सनल है, इसीलिए मर्जर होना इतना आसान नहीं है। जब तक आरबीआई की खूब सख्ती नहीं होगी तब तक ये लोग मर्जर नहीं होंगे। हालांकि मर्जर हो जाने से ये होता है कि पब्लिक को ही फायदा होता है, आम आदमी को फायदा हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बैंक 4-5 बैंक मिल जाते हैं तो एक बड़ा बैंक हो जाता है, बड़ा एसेट हो जाता है, बड़ा कैपिटल हो जाता है। देखिए आपको बता दूं कि ये चीज मैं आंकड़ों में भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन आंकड़ों में बताने से ये वीडियो आपको 40 मिनट, 45 मिनट, 1-1 घंटा का हो सकता है। तो ये मैं
है आपको एक आसान भाषा में मोटा मोटी मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है, इंडिकेट मैंने आपको सारी चीजों को कर दिया है कि इससे संबंधित हो या फिर किसी भी बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, लोन से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई भी इस तरह का जानकारी आपको चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये किसी न किसी के टॉपिक पर था, लोग सवाल करते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से लोग को अवेयर करता हूँ, जागरूक करता हूँ।